मेरा तो दिमाग खराब होता जा रहा है। क्या करूं? सच में सही ही कहा गया है कि किसी को ज़्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अब बताओ, इतनी मनमानी। आज लगातार 7वें दिन भी जब सरुचि काम पर नहीं आई तो रेखा का गुस्सा 7वां आसमान छू गया। खुद से बड़बड़ाती हुई बोली, क्या समझती है वह खुद को? उसे नौकरानी नहीं, घर की सदस्य समझा है। शायद इसीलिए वह मुझे नज़रअंदाज कर रही है। आने दो उसे, इस बारे में फैसला करके ही रहूंगी। यदि वह काम करना चाहे तो सही ढंग से करे, वरना अधिक गुस्से के चलते मैं सही ढंग से सोच भी नहीं पा रही थी। सरुचि बेहद विश्वास पात्र औरत है। उसके भरोसे घर छोड़कर आंख मूंद कर मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। मेरी बच्चियों को अपनी औलाद की तरह ही वह ख्याल रखती है। फिर यह सोचकर मेरा हृदय उसके प्रति थोड़ा पसीजा कि कोई ना कोई उसकी मजबूरी जरूर रही होगी, वरना इससे पहले उसने बिना सूचित किए कभी लंबी छुट्टी नहीं ली। मेरे मन ने मुझे उल्हाना दिया, रेखा ज़्यादा उदार मत बन। तू भी तो नौकरी करती है। घर और दफ्तर के कार्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने की हर संभव कोशिश करती रहती है। कई बार मजबूरियां तेरे भी पाँव में बेड़ियां डालकर तेरे कर्तव्य की राह को रोकती है, पर तू तो अपनी मजबूरियों की दुहाई देकर दफ्तर के कार्य की अवहेलना कभी नहीं करती। दफ्तर से याद आया कि सरुचि के कारण मेरी भी 7 दिन की छुट्टी हो गई है। बॉस क्या सोचेंगे? पहले 2 दिन, फिर 4 और अब 7 दिन के अवकाश की अर्जी भेजकर क्या मैं अपने निर्णय न ले पाने की कमजोरी जाहिर नहीं कर रही हूँ? तभी धड़ाम की आवाज़ के साथ अन्नू की चीख सुनकर मैं चौंक गई। मैं बेडरूम की ओर भागी। 1.5 साल की अन्नू बिस्तर से औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी थी। मैंने जल्दी जल्दी उसे बाहों में उठाया और ड्रेसिंग टेबल की ओर लपकी। जमीन से टकराकर अन्नू के माथे की कोमल त्वचा पर गुमड़ उभर आया था। दर्द से रो रही अन्नू के घावों पर मरहम लगाया और उसे चुप कराने के लिए अपनी छाती से लगा लिया। माँ की ममता के रसपान से सरुबार होकर धीरे धीरे वह नींद के आगोश में समा गई। फिर मुझे सरुचि की याद आई, जिसकी सीख की वजह से ही तो मैं अपने दोनों बेटियों को स्तनपान का अधिकार दे पाई थी, वरना मैंने तो अपना फिगर बनाए रखने की दीवानगी में बच्चियों को अपनी छाती से लगाया ही ना होता। सोचकर मेरी आंखों से 2 बूंदें कब फिसल पड़ी मैं जान ना पाई। अन्नू को बिस्तर पर लिटाकर मैं अपने काम में उलझ गई। हाथों के बीच तालमेल बनाती हुई मेरी विचारधारा भी तेजी से आगे बढ़ने लगी। माँ से ही जाना था कि जब मेरा जन्म हुआ था तब माँ के सिर पर कहर टूट पड़ा था। माँ रंग से तनिक सांवली थीं, अतः दादी जी को जब पता चला कि बेटी पैदा हुई है तो यह कहकर देखने नहीं गई कि लड़की भी अपनी माँ जैसी काली होगी, उसे क्या देखना। चाची जी ने जाकर दादी को बताया, माँ जी, बच्ची एकदम गोरी चिट्टी बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल आप पर गई है। सच, आप उसे देखेंगी तो अपने आप को भूल जाएंगी। फिर भी तो वह है लड़की की ही जात, घर आएगी तब देख लूँगी। दादी ने घोषणा की थी। मेरे भैया उम्र में मुझसे 3 साल बड़े थे। सांवले थे तो क्या, आगे चलकर वंश का नाम बढ़ाने वाले थे, अतः उनका सांवला होना मायने न रखता। जो जो मैं बड़ी होती गई त्यों त्यों मेरी और भैया की परवरिश में भेदभाव किए जाने लगा। उनके लिए दूध, फल, मेवा, मिठाई सब कुछ, और मेरे लिए सिर्फ दाल चावल। यह दादी की सख्त हिदायत थी। वह मानती थी कि लड़कियां बड़ी सख्त जान होती हैं, ऐसे ही बड़ी हो जाती हैं। लड़के नाजुक होते हैं, उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आखिर वही हमारे परिवार की शान में 4 चांद लगाते हैं। बेटियां तो पराया धन होती हैं, कितना भी खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ लिखाओ, दूसरे घर की शोभा और वंश को आगे बढ़ाती हैं। मम्मी और चाची जी दोनों ही गांव की उच्चतर माध्यमिक पाठशाला में शिक्षिका थीं। वे सुबह 11 बजे जाती
और शाम 6:30 बजे लौटती। मेरी देखभाल के लिए नीति को नियुक्त किया गया था, लेकिन दादी उसे घर का काम करवाती। बहुत छोटी थी तब भी मुझे एक कोने में पड़ा रहने दिया जाता। कई बार कपड़े गीले होते, पर नीति को काम से इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि वह मेरे गीले कपड़े बदल दे। एक बार इसी वजह से मैं गंभीर रूप से बीमार भी हो गई थी। बुखार का दिमाग पर असर हो गया था। मौत के मुंह से मुश्किल से बाहर आई थी। इस हादसे की बदौलत ही मम्मी को पता चला था कि दादी के राज में मेरे साथ क्या अन्याय किया जा रहा था। तब माँ दादी से नजरी बचाकर एक कोने में छिपकर खूब रोई थी। पापा 1 महीने की दौर पर से जब लौटे तब माँ ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अपनी बच्ची के प्रति माँ द्वारा किए गए अन्याय ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया था, किंतु मम्मी पापा के संस्कारों ने उन्हें दादी के खिलाफ कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं दी थी। कुछ समय बाद पता चला कि माँ ने सूरत के केंद्रीय विद्यालय में अर्जी दी थी। इंटरव्यू के बाद उनका चयन हो जाने पर पापा ने भी अपना तबादला सूरत करवा लिया। मैं मम्मी के साथ उनके स्कूल जाने लगी और भैया अन्य स्कूल में। दादी माँ द्वारा खींची गई बेटे बेटी की भेद रेखा ने मुझे इतना विद्रोही बना दिया था कि मैं अपने को लड़का ही समझने लगी थी। शहर में आकर मैंने मर्दाना पहनावा अपना लिया। मेरी मित्रता भी लड़कों से अधिक रही। मम्मी कहती, बेटी तुम लड़की बनकर इस संसार में पैदा हुई हो और चाह कर भी इस हकीकत को झुठला नहीं सकती। मेरी बच्ची, इस भरम से बाहर आओ और दुनिया को एक औरत की नज़र से देखो। तुम्हें पता चल जाएगा कि दुनिया कितनी सुंदर है। सच, दादी की उस एक गलती की सज़ा तुम अपने आप को ना दो। अभी तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद तुम्हारे यही रंग ढंग रहे तो मुझे डर है कि पुनः तुम्हें कहीं मायका ना अपनाना पड़े। मम्मी के लाख समझाने के बावजूद मैं चाह कर भी अपने आप को बदल नहीं पाती। सौभाग्य से मुझे प्रशांत मिले, जिन्हें सिर्फ मुझसे प्यार है। मेरी जीत से उन्हें कोई सरोकार नहीं। उन्होंने कभी मेरे लाइफस्टाइल पर ऐतराज़ जाहिर नहीं किया। टेलीफोन की घंटी कानों में पड़ते ही मैं फिर वर्तमान में आ पहुंची। दूसरी तरफ सौम्या भाभी थी। उन्होंने बताया कि मानस लोकल ट्रेन से गिर गया था। इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल में दाखिला करवाया गया है। मैंने उसी वक्त प्रशांत को एवं मनीष भैया को फ़ोन द्वारा सूचित तो कर दिया, लेकिन मैं अजीब उलझन में पड़ गई। ना तो मैं अन्नू को अकेली छोड़कर जा सकती थी और ना ही उसे हॉस्पिटल ले जाना मेरे लिए ठीक रहता। अब क्या करूं? एक बार फिर मुझे सरूची की याद आ गई। उफ, इस औरत का मैं अब क्या करूं? डोरबेल बजने पर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के बाहर सरूची को खड़ा पाया। उसे सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा हवा हो गया, लेकिन उसकी सूजी हुई आंखें और चेहरे पर उंगलियों के निशान देखकर मैं समझ गई कि वह फिर अपने पति के जुल्म का शिकार हुई होगी। क्या हुआ सरूची? तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? लगातार रो रही सरूची उत्तर देने की स्थिति में कहाँ थी। मैंने भी उसे रोने दिया। सरूची ने रोना बंद कर बताना शुरू किया। भाभी, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। पति ने मुझे इतना पीटा कि मैं 3 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। लेकिन क्यों? मुझे रह रहकर उसके पति पर गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था कि उसे पुलिस के हवाले कर दूं, पर अभी तो हॉस्पिटल जाना ज़्यादा ज़रूरी है। सरूची, मेरे ख्याल से तुम काफ़ी थकी हुई लग रही हो। थोड़ी देर आराम कर लो। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। मैंने उसे संक्षेप में सब बता दिया और बोली, मेरे लौटने तक तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। हम बाद में बातें करेंगे। परी स्कूल से आई तो उसके लिए नाश्ता बना देना। मैं हॉस्पिटल पहुंची। मुझे देखते ही सौम्या भाभी मेरे कंधे से लगकर बेतहासा रोने लगी। मेरी भी आंखें छलछला आई। मेडिकल कॉलेज का मेधावी छात्र, लेकिन पिछले 6 महीनों से दूरदर्शन के एक मशहूर धारावाहिक में प्रमुख किरदार निभा रहा था। अभी तो उसके करियर की शुरुआत हुई थी। लोग उसे जानने पहचानने और सराहने लगे थे कि शूटिंग से लौटते वक्त लोकल ट्रेन से गिरकर ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गया। माँ, पिताजी और मैं
भाभी को संभालते संभालते खुद भी हिम्मत हारने लगे थे। सभी एक दूसरे को हौसला बंधाने का असफल प्रयास कर रहे थे। काफ़ी रात हो चुकी थी। बच्चों के कारण मुझे बेमन से घर आना पड़ा। सरुचि की गोद में अनु तथा होमवर्क के दिए गए गणित के समीकरण को सुलझाने का प्रयास करती हुई परी को देख मेरी आंखें भर आई। मैं निढाल सी सोफे पर लेट गई। मेरे दिल और दिमाग पर मानस की घटना की गहरी छाप पड़ी थी। थोड़े समय बाद जब कुछ सामान्य हुई तो यह सोचकर कि आज जितने हादसों से भेंट हो जाए अच्छा होगा। कम से कम कल की सूरज आशाओं की कुछ किरणें हमारे उदास आंचल में डालने को आ जाए। यही सोचकर मैंने सरुचि से उसकी दर्दनाक व्यथा सुनी। भाभी, मैं चौथी बार पेट से हूँ। मेरा पति मेरे पीछे पड़ गया है कि मैं जांच करवा लूँ और लड़की हो तो गर्भपात करा दूँ। मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई। इस बात पर वह मुझे मारता पीटता है और धमकाता है कि अगर इस बार लड़की हुई तो मुझे घर से निकाल देगा। वह ज़बरदस्ती मुझे सरकारी हॉस्पिटल भी ले गया था, लेकिन डॉक्टर ने उसे खूब डांटा, धमकाया कि औरत पर जुल्म करेगा, जांच के लिए ज़बरदस्ती करेगा तो पुलिस में सौंप दूंगी, क्योंकि गर्भ परीक्षण कानूनी अपराध होता है। मैंने तो उसे साफ बोल दिया कि वह मुझे मार भी डालेगा तो भी मैं गर्भपात नहीं कर पाऊंगी। तो क्या तुम यूं ही मार खाती रहोगी? इस तरह तो तुम मर जाओगी। नहीं भाभी, मैंने उसको बोल दिया कि बेटा हुआ तो तुम्हारा नसीब, वरना मैं अपनी चारों बच्चियों को लेकर कहीं चली जाऊंगी। हाथ पैर सलामत रहे तो काम कहीं भी मिलेगा। वैसे भी वह तो सिर्फ नाम का पति है। वह कहाँ बाप होने का धर्म निभाता है। उसको भी तो मैं ही पालती हूँ। मैं माँ हूँ और माँ की नज़र से सिर्फ अपने बच्चे को देखती हूँ, बेटी बेटे का भेद नहीं। फिर लड़का या लड़की पैदा करना क्या मेरे हाथ में है? कितनी कड़वी मगर सच्ची बात कह दी इस अनपढ़ औरत ने। एक माँ अपने बच्चे के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकती है, पर शायद यह पुरुष प्रधान भारतीय समाज की मानसिकता है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए और अर्थी को कंधा देने के लिए बेटे की ही ज़रूरत होती है। अतः अगर परिवार में बेटा ना हो तो परिवार को अधूरा माना जाता है। मेरी दादी माँ क्यों औरतों की कदर करना नहीं जानती? वह क्यों भूल गई कि वह खुद भी तो एक औरत ही है? दादी की याद आते ही मेरा हृदय कड़वाहट से भर उठा, लेकिन अगले ही पल मेरे मन ने मुझे टोका कि तो खुद भी संकुचित मानसिकता में दादी माँ से कम है क्या? अगर सरुचि चौथी बार माँ बनने वाली है तो तेरे अंदर भी तो तीसरा बच्चा पल रहा है। तीसरी बार गर्भधारण के पीछे तेरा कौन सा गणित काम कर रहा है? 2 बेटियों की माँ बनकर भी तू खुश नहीं? क्या जाने अनजाने तेरे मन में भी बेटा पाने की लालसा नहीं पनप रही? मैं सिर से पैर तक कांप उठी। यह मैं क्या करने जा रही हूँ? दादी को कोसने से मेरा यह अपराध बोध क्या कम हो जाएगा? नहीं, कदापि नहीं। उसी वक्त मैंने फैसला ले लिया कि तीसरे बच्चे के बाद मैं ऑपरेशन करवा लूँगी। यह फैसला करते ही मेरे दिमाग की तंग नसें धीरे धीरे सामान्य होती चली गई। चैन से सो रही सरुचि के चेहरे पर निर्दोष मुस्कान खेल रही थी। जल्द ही मैं भी नींद के आगोश में समा गई। सुबह जब आँख खुली तब मैं अपने को हल्का महसूस कर रही थी। सरुचि पहले ही उठकर घर के कामों को पूरा कर रही थी। उसने परी को नाश्ता बनाकर दे दिया था और वह स्कूल जाने को तैयार थी। मैंने परी के माथे को चूमते हुए उसे विश किया तो लगा कि वह कुछ बूझी बूझी सी थी। क्यों बेटी, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। मम्मी आपके चेहरे की हर रेखा पढ़ सकती है बेटा। ज़रूर कोई बात है, मुझसे नहीं कहोगी? सोफे पर बैठकर मैंने उसे अपनी गोद में खींच लिया। ममता भरा स्पर्श पाकर उसकी आंखें भर आई। मैंने सोचा शायद पढ़ाई में कोई मुश्किल सवाल रहा होगा जिसका हल वह ढूंढ नहीं पा रही होगी। बेटा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नो थैंक्स मम्मा। उसके शब्द गले में ही अटक गए। चलो, मैं सोनम को फ़ोन कर देती हूँ, वह आपकी समस्या का कोई ना कोई हल ढूंढ पाएगी।
क्या उससे झगड़ा हुआ है? मैं फ़ोन की ओर बढ़ी। उसे मैं कह देती हूँ कि वह जल्दी आ जाए ताकि मैं आप दोनों को स्कूल में ड्रॉप कर दूँ। मम्मा, वह चीख उठी, सोनम अभी नहीं आ सकेगी। क्यों? मुझे धक्का लगा। सॉरी मम्मा, वह धीरे से बोली। सोनम लाइफलाइन हॉस्पिटल में है। आश्चर्य का इतना तेज झटका मैंने महसूस किया कि मैं संभल नहीं पाई। क्या हुआ है उसे? हमारे पड़ोस में ही एक परिवार रहता है जिनकी बड़ी बेटी सोनम परी की खास सहेली है। दोनों एक साथ 7वीं कक्षा में पढ़ती हैं। पता चला कि सोनम ने मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को जलाने की कोशिश की थी, जिसमें उसका 80% बदन आग की लपेट में आ गया था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरी नज़रों के सामने सोनम का चेहरा उभर आया। इतनी कम उम्र और इतना भयानक कदम, इतना सारा साहस उस फूल सी बच्ची ने कहाँ से पाया होगा? न जाने किस पीड़ादायी अनुभव से वह गुजर रही होगी, जिससे छुटकारा पाने के लिए उसने यह अंतिम कदम उठाया होगा। लगातार रोई जा रही परी को बड़ी मुश्किल से चुप कराकर उसे स्कूल के गेट तक छोड़ दिया। फिर मैं सोनम को देखने हॉस्पिटल के लिए चल पड़ी। हॉस्पिटल के गेट पर ही मुझे मेरी एक अन्य पड़ोसिन ईरा जी मिल गई। उनसे जो हकीकत पता चली उसे जानकर तो मेरी रोंगटे खड़ी हो गई। कल्पना से परे एक हकीकत जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान का भी कलेजा फट जाएगा। सोनम की मम्मी को एक के बाद एक करके 4 बेटियां हुईं। जाहिर है इसके पीछे बेटा पाने की भारतीय मानसिकता काम कर रही होगी। धिक्कार है ऐसी घटिया सोच के साथ जीने वाले लोगों को। मेरे बदन में नफरत की तेज लहर दौड़ गई। उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही थी। इस महंगाई के दौर में 4 लड़कियां और आने वाली 5वीं संतान की सही ढंग से परवरिश कर पाना उनके लिए मुश्किल था। ऐसे में सोनम के पिता के किसी मित्र ने उनकी चौथी बेटी काजल को गोद लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने मान लिया। क्या सोचकर उन्होंने ऐसा निर्णय किया कि यह तो वही जाने, लेकिन सोनम इस बात के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। उसने साफ शब्दों में मम्मी पापा से कह दिया था कि यदि उन्होंने काजल को किसी और को सौंपने की बात सोची भी तो वह उन्हें माफ़ नहीं करेगी। सोनम बेहद समझदार और संवेदनशील बच्ची थी। वह उम्र से कुछ पहले ही पुख्ता हो चुकी थी। घर के उदासीन माहौल ने उसे कुछ अधिक ही संजीदा बना दिया था। बचपन की अलहड़ता और मासूमियत जो इस उम्र में आमतौर पर पाई जाती है, उसके वजूद से कब की गायब हो चुकी थी। अपने को आग की लपेटों के हवाले करने से पहले उसने अपने हृदय की सारी पीड़ा शब्दों के माध्यम से बेजान कागज के पन्ने पर उड़ेल दी थी। अपने खून से लिखी उस चिट्ठी ने सबका दिल दहला दिया था। मम्मी पापा, अब मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आप सबको छोड़कर जा रही हूँ। वैसे मैं आपके कंधों से अपनी जिम्मेदारी का कुछ बोझ हल्का किए जा रही हूँ, ताकि आपके कमज़ोर कंधे काजल का बोझ उठाने में सक्षम बन सकें। अपनी तीनों बहनों को मैं अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती हूँ। किसी को भी परिवार से अलग होते हुए मैं देख नहीं पाऊँगी। काजल ना रहे उससे अच्छा है कि मैं ही ना रहूँ। अलविदा, आपकी लाडली बेटी सोनम। 4 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती हुई सोनम आखिर हार गई और जिंदगी का दामन छोड़कर वह मौत के आगोश में हमेशा के लिए समा गई। पर वह मरकर भी एक मिसाल बन गई। उसकी कुर्बानी ने हमारे परंपरागत दकियानूसी समाज पर हमेशा के लिए कलंक का टीका लगा दिया, जिसे अपने खून से भी हम कभी मिटा ना पाएंगे। सोनम की मौत के ठीक 1 हफ्ते बाद मेरे भतीजे मानस ने भी बेहोशी की हालत में ही दम तोड़ दिया। मानस हमारे परिवार का एकमात्र जीवन ज्योति था, जो अपनी उज्जवल कृति द्वारा हमारे परिवार को समृद्धि के उच्च शिखर पर पहुंचाता। हमारे समाज के फलक पर रोशन होने वाला सूर्य अचानक ही अस्त हो गया, फिर कभी उदित न होने के लिए। दिन रात मेरी नज़र के सामने उन दोनों के हंसते हुए मासूम चेहरे छाए रहे थे। हर पल अपने आप से ही मैं एक ही सवाल करती, क्यों?
आखिर क्यों ऐसा होता है कि जिसे हम चाह कर भी स्वीकार नहीं कर पाते? उनकी मौत क्या हमारे समाज के लिए संशोधन का विषय नहीं? दादी माँ की पीढ़ी से लेकर सोनम के बीच कितने सालों का अंतराल है? दादी माँ 90 वर्ष की हो चली है। मानस सिर्फ 20% ही देख पाया और सोनम सिर्फ 12। इस लंबे अंतराल में क्या परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं थी? दादी माँ औरत थी, फिर भी मानती थी कि संसार पुरुष से ही चलता है। हर नीति नियम रीति रिवाज सिर्फ पुरुष के दम से ही। फिर सरुचि का पति तो पुरुष है। उसका यह मानना लाजमी ही था कि जो पुरुष बेटा ना पैदा कर पाए वह ना मर्द होता है, जो कि सरासर गलत बात है। सोनम के माता पिता भी तो इसी मानसिकता का शिकार हैं कि वंश की शान और नाम आगे बढ़ाने के लिए बेटा जरूरी है। अगर काजल की जगह उन्होंने बेटा पैदा किया होता तो उसे किसी और की गोद में डालने की बात सोच सकते थे, या उसके बाद और बच्चा पैदा करने की ज़रूरत को स्वीकार कर पाते? नहीं, कभी नहीं। भला हो सरुचि का, जिसने मेरी आंखें खोल दी, वरना जाने अनजाने मैं भी इन तमाम लोगों की तरह ही सोचती रह जाती। अपनी कुंठित मान्यताओं के भंवर से बाहर निकालने वाली सरुचि का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम ही है। मानस की अकाल मौत ने दादी माँ को यह सोचने पर मजबूर किया कि जिस कुलदीपक की चाह में उन्होंने अतीत में एक मासूम बच्ची के साथ अन्याय किया था, उस कुलदीपक की जीवन ज्योति को अकाल ही बुझाकर नियति ने उनकी करनी की सजा दे दी थी। सोनम भी पुकार पुकार कर कुछ पूछ रही है। हर नारी और हर पुरुष यही सोचे और चाहे कि उनके घर बेटा ही पैदा हो तो भविष्य में कहाँ से लाएंगे हम वह कोख जो बेटे को पैदा करती है। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।